आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो स्टार्ट। सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही भूमिका के फ़ोन पर कॉल आती है और यह अर्जुन सिंह की कॉल थी, इसलिए भूमिका कॉल को इग्नोर नहीं करती। इस वक्त अर्जुन सिंह की कॉल आने का मतलब था कि कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी काम होगा। इसलिए भूमिका अपना फ़ोन उठाते हुए कौटिल्य से दूर होकर एक ओर चली जाती है। उधर से अर्जुन सिंह सारी बात बता देता है और साथ में ये भी कहता है कि उन दोनों का वहाँ पहुँचना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा अर्जुन सिंह यह भी कहता है कि फ़िलहाल मैं वहाँ चलता जाता हूँ और तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा उसकी रिपोर्ट्स मैं तुम्हें देता रहूँगा। भूमिका अच्छी तरह जानती थी कि उसे अपने किडनैपिंग के सच को बाहर आने से रोकने के लिए मारवा हाउस में ही रुकना होगा। इसके अलावा वहाँ इस बात की नज़ाकत को भी समझती थी कि उसका घटना स्थल पर होना कितना ज़रूरी है। इसलिए भूमिका अर्जुन सिंह से कहती है, मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम लोग नहीं चाहते कि मुझे वहाँ कोई देख ले, इसलिए मैं कैजुअली में बोलती है कि मैं अपने चेहरे को ढक कर ही आऊँगी। ऑन रिकॉर्ड में मैं ऑन लीव रहूँगी। इससे वहाँ की स्थिति का जायजा भी ले पाऊँगी और साथ ही मेरे अपहरण का सच केवल सवाल बनकर बना रहेगा। इसके बाद वह कौटिल्य के साथ अपने कमरे तक चली जाती है ताकि कौटिल्य को इस बात का भनक तक ना लगे कि भूमिका अभी भी आराम करने वाली नहीं है। जैसे ही कौटिल्य अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है वैसे ही भूमिका झट से चेंज करने के बाद मारवा हाउस से निकल जाती है और चेहरा ढका होने के बाद भी अनिका टीवी पर भूमिका को देखने के बाद आसानी से उसको बॉडी लैंग्वेज के कारण पहचान लेती है। इस वक्त भूमिका जानती थी कि अनिका ने क्या किया है। अनिका जानती थी कि कौटिल्य और भूमिका ने मिलकर योजना को किस तरह से अंजाम दिया होगा। एक दूसरे की ज़रूरत बातों को अनजान वह दोनों ही अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। रुद्रमा देवी अब तक दिल्ली के लिए निकल चुकी थी, कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंचने वाली थी। यहाँ दमयंती देवी को यह खबर मिल चुकी थी कि दिल्ली की आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। दमयंती देवी एक सिपाही शायद पार्टी हाउस की खबर देने आती है और सिर झुकाने के बाद दमयंती देवी से कहती है, माँ साहब, सान्याल पार्टी हाउस में मौजूद हमारे किसी भी साथी को कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे पहले कि वह औरत आगे कुछ कहती, दमयंती देवी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बड़ी ही बेफिक्री और बेरुखी से कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि। इसके बाद अपनी आंखों के सामने चलती हुई स्क्रीन की तरफ हाथ करते हुए कहती है, यहाँ सब दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे सिपाहियों के संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है और क्या वजह है, लेकिन इस पर मुझे अभी भी कोई जानकारी नहीं चाहिए। इस वक्त मुझे जो जानकारी चाहिए वो केवल उसका पता लगाओ। यह कहकर दमयंती देवी दूसरी ओर घूम जाती है और दमयंती देवी के लिए यह बड़ी खबर आज किसी भी प्रकार की सोचने का विषय नहीं था, क्योंकि उसके कान जो सुनना चाहते थे अभी तक उस खबर को सुनने वाला या सुनाने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वह औरत जी माँ साहब कहकर उल्टे पांव लौट जाती है, ठीक उसी वक्त एक दूसरी औरत सिपाही वहां पहुंच जाती है। उसके पैरों के आहट सुनकर दमयंती देवी अपना एक हाथ ऊपर करके उसे बोलने का इशारा कहती है। दमयंती देवी की अनुमति मिलने से वो औरत कहती है, माँ साहब, रोहित के बच्चे घर से पूरी सिक्योरिटी के साथ बाहर निकल चुके हैं। वह किसी और जा रही हैं। इसी के बारे में पूरी सूचना कुछ ही देर में मिल जाएगी। यह सुनते ही दमयंती देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह उत्साहता से कहती है, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी जाओ और पता लगाओ कि सूचना मिले उससे सबसे पहले रुद्रमा देवी तक पहुँचाओ। अब वह औरत सिर झुकाकर कहती है, जी माँ साहब। अब जैसे ही वह औरत वहाँ से लौटने लगती है उसी वक्त दमयंती देवी को कुछ याद आता है और वह उसे रोकते हुए कहती है, रुको। दमयंती देवी अकड़ कर आवाज में बोलती है। वो औरत अपनी जगह ही रुक जाती है और दोबारा से अपने दोनों हाथ बांधे और अपना सिर झुकाए हुए
दमयंती देवी की तरफ वो घूमकर खड़ी हो जाती है। वह दमयंती देवी के आगे आदेश का इंतजार करने लगती है। कुछ ही पल में खामोशी रहने के बाद दमयंती देवी कहती है, हम सच के सामने आने तक किसी तरह से उधेड़-बुन में अपना और नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके अप्सरा को खबर भिजवाओ कि वह तुरंत उस शैतान को छोड़ दे। निश्चय ही उसका भेद खुल सकता है और अब वह वहाँ सुरक्षित नहीं है। जीवन रहेगा तो जवानी रहेगी। एक मृत शरीर का सौपन सौपन ही बना रहता है, लेकिन एक जीवित देह है और आविष्कार पर आगे काम किया जा सकता है। दमयंती देवी के चुप होने के बाद वह औरत एक पल के इंतजार के बाद, लेकिन जब दमयंती देवी आगे कुछ नहीं कहती तो वह अपना सिर झुकाकर फिर कहती है, जी महासाब। इतना कहकर वह उल्टे पांव लौट जाती है। तभी दमयंती देवी एक बार फिर से अपनी रौबदार आवाज से कहती है, सुनो। वह औरत अपनी जगह पर ही रुक जाती है। अब दमयंती देवी कहती है, मैंने उस भूमिका मारवा के बारे में पता लगाने के लिए तुम्हें कहा था। क्या सूचना मिली है उसके बारे में आपको? वह औरत सिपाही कहती है, माँ साहब, हम अभी उसके बारे में ही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान सूचना यह है कि दिल्ली में घटे उस बड़े हादसे में पुलिस फोर्स के सभी डिपार्टमेंट अपने अपने काबिल ऑफिसरों को लेकर वहां मौजूद थे, लेकिन भूमिका मारवा अभी तक वहीं नहीं दिखाई दी है, जबकि उसके डिपार्टमेंट के लोग वहां मौजूद हैं। दमयंती देवी का वह औरत सिपाही आगे कहती है, हम निश्चय तौर पर ये नहीं कह सकते कि इस वक्त वह कहाँ है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उसके फ़ोन नंबर को ट्रेस नहीं कर पाए। उसके सभी डिवाइस हाई लेवल सिक्योरिटी में हैं। हमारी अब तक की सभी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। उसके किसी डिवाइस को हैक कर पाना लगभग नामुमकिन साबित हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अभी उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने में लगे हुए हैं। इतना कहने के बाद वह औरत एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर डरते डरते दोबारा कहना स्टार्ट करती है, माँ साहब, आपने इस सभी प्रयासों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि केवल दुनिया का बेस्ट हैकर ही ऐसे सिक्योरिटी लेवल की तैयारी कर सकता है। हम इस जरिए से भूमिका मारवा तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इसके लिए अन्य तरीकों का प्रयास करना होगा। हम अपनी तरफ से इसकी पहल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। अपने 7 सिपाहियों को काम पर लगा दिया गया है। अब जैसे ही कोई जानकारी हासिल होगी, हम तुरंत उस सूचना के साथ यहाँ हाजिर हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद दमयंती देवी चुप रह जाती है और फिर एक पल के बाद अपने हाथ से उस औरत को जाने का इशारा करती है। अब वही औरत अपना सिर झुकाकर और वहाँ से चली जाती है। अब दमयंती देवी एक बार फिर से मन ही मन योजना बनाना स्टार्ट कर देती है। अब तक उसे इस बात का आभास हो चुका था कि जंग का आगाज हो चुका है। अब वह वक्त आ चुका है जब जल्द ही आमना सामना होगा। वहीं इस मौके को हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। वह चाहती थी कि वह जीत भी हासिल करे और साथ ही मंजिल भी। और वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस। प्रीति इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि बीती रात अनिका ने कहाँ जाकर बिताई थी, इसलिए वह उसे मिलने के लिए उसके बेडरूम की ओर बढ़ जाती है। वह इस वक्त ऐसा कसमकस में फंसी हुई थी कि खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। अंत में उसे यही सही लगा कि इस विषय के बारे में अनिका दीदी से बात करनी चाहिए। उसके निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। इधर रोहित, जिसने अभी तक थोड़ी देर पहले अनिका को बिस्तर पर बिठाकर शांत किया था, वह अपनी बात को कहने का सही मौका देखकर अनिका के पैरों के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अनिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। फिर अनिका की आंखों में देखते हुए एक दोस्त की तरह कहता है, अनिका, क्या अब तुम मेरी बात कहने का एक मौका तक नहीं दोगी? प्लीज़, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अनिका भी रोहित के आनंद सान्याल हाउस पर घटी घटना के बाद महत्वपूर्ण भाग को तुरंत बताना चाहती थी, लेकिन जिस तरह रोहित पहले अपनी बात को कहने का मौका मांग रहा था, अनिका उसे मना नहीं कर पाती। वह मासूम चेहरे की तरफ देखती है और मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। मुझे खुद भी तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, लेकिन अगर तुम्हारी बात इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर ठीक है, पहले तुम कहो, अभी नहीं। जब अनिका कुछ कहना स्टार्ट करती है तो रोहित उस बात को सुनने की जगह पहले अपनी बात रखना करता है। आज दोनों के बीच में एक कसमकस थी, कौन अपनी बात को पहले जाहिर करे। एक दूसरे से अभी कह देना अति आवश्यक था, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अनिका रोहित की बात सुनने के लिए तैयार होती है, रोहित के चेहरे पर खुशी झलक आती है। वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वह कहता है,
देखो अनिका, मुझे गलत मत समझना। मैंने जो कुछ भी किया है वह मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, प्रीति दरवाजे पर दस्तक देती है और हड़बड़ी में तेजी से दरवाज़ा खटखटाना स्टार्ट कर देती है। अनिका दीदी, आप कहाँ हो? इस वक्त इस धरती पर आपकी बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मुझे, यानी कि आपकी छोटी बहन प्रीति को आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प मी। आवाज़ सुनने के बाद साफ साफ पता चल रहा था कि बोलने वाला हाफ रहा है, यानी कि प्रीति की आवाज़ परेशानी या साफ साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए अनिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और पहले रोहित के चेहरे की तरफ देखती है। प्रीति की आवाज़ सुनते ही रोहित के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि वह किसी इमरजेंसी में अनिका को प्रीति को इग्नोर करने के लिए नहीं कह सकता था। वह खुद भी प्रीति को अपनी छोटी बहन की तरह ही समझता था, इसलिए मजबूरन अनिका की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। अनिका और रोहित से परमिशन लेने के बाद आगे बढ़ती है और जाकर दरवाजा खोल देती है। अनिका को अपनी आंखों के सामने देखकर प्रीति लंबी गहरी सांस लेती है। वह तेज तेज सांस ले रही थी। उसे अपना एक हाथ उससे पेट पर और दूसरा हाथ अनिका की तरफ कर देती है। सबसे पहले तुम अंदर आ जाओ, अनिका उसे कहती है, और थोड़ा पानी पी लो, रिलैक्स फील करो। आओ चल। फिर इतना अनिका उसको अंदर ले आती है और बेड पर बिठाकर उसकी को पानी का गिलास ऑफर करती है। ऐसा कहकर अनिका पलट कर अंदर जाने लगती है। तभी प्रीति अनिका की कलाई पकड़ लेती है और दरवाजे से बाहर ही उसे कहती है, गर्दन हाँ में हिला देती है। अब अनिका आगे बढ़ती है और जाकर दरवाजा खोल देती है। अनिका को अपनी आंखों के सामने देखकर प्रीति लंबी गहरी सांस लेती है। वह तेज तेज सांस ले रही थी और उसे अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। अनिका उसे देखकर कहती है, सबसे पहले तुम अंदर आओ और थोड़ा पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ, फिर अपनी बात को कहना क्या हुआ है। ऐसा कहकर अनिका पलट कर अंदर जाने लगती है। तभी प्रीति अनिका को कलाई पकड़ लेती है और दरवाजे से बाहर ही उसे कहती है, नहीं दीदी, फिलहाल मुझे कुछ नहीं, और बस तुम चाहिए। इस वक्त मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। आप नहीं जानती कि भूमिका दीदी मेरे लिए कौन कौन सी पहेली और मुसीबत लेकर आई है। पूरा का पूरा जाल बिछाकर आराम करने के लिए गई हुई है। अब आपके अलावा यहाँ कोई नहीं है जो मेरी इस पहेली को सुलझा सके, मेरी मदद कर सके। अब अनिका वापस प्रीति की ओर एक कदम बढ़ जाती है और हैरानी से पूछती है, आराम करने गई है मतलब? प्रीति पलटकर जवाब देती है, मेरा मतलब यह है कि अपने कमरे में सो रही है। इस वक्त उन्हें परेशान ना किया जाए, इसके वह मुझे पहले ही देकर गई है। इसके अलावा वह मुझे यह टास्क देकर गई है कि जिसे मुझे खुद ही सुलझाना होगा। फिर छोटे छोटे बच्चों जैसे चेहरा बनाते हुए कहती है, मतलब वह इस प्रॉब्लम में खुद ही सोल्व नहीं कर पाई है, जिसके लेकर वह मेरे पास आई है। अब मैं आपके दरवाजे को इसलिए खटखटा रही हूँ क्योंकि ये पहेली मुझसे भी सोल्व नहीं हो रही और मैं आपकी हेल्प के लिए आई हूँ। प्लीज़ दीदी मेरी हेल्प करो। इतनी बात कहने के बाद प्रीति चुप हो जाती है और अनिका उसकी और रोहित भी दोनों उसके ये फेस की तरफ देखने लग जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।